हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग अप पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिफरेंशिएशन के सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस कराए थे और 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिए थे। आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। तो अभी तक जो क्लास 12 में आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल वही डिफरेंशिएशन है, सारे कंसेप्ट वही हैं। भले ही आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले यहाँ पे ऐड ऑन हो गए हों, जैसे कि मैंने आपको बताया हाइपरबोलिक फंक्शंस के केस में। तो हाइपरबोलिक फंक्शन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े थे क्लास 12 में, तो यहाँ पर उनके रिजल्ट याद कर लीजिए, ठीक है। तो रिजल्ट्स बस याद होने चाहिए, क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई टिपिकल नहीं है यहाँ पर। बस क्वेश्चन आपके जो क्लास 12 में हुआ करते थे, शायद उनका लेवल थोड़ा सा कम हो एनसीईआरटी बुक में, बट यहाँ पर बीएससी के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जिसमें कंसेप्ट आपको वही लगाना है, बस क्या है उनकी कैलकुलेशन बढ़ रही है। कैलकुलेशन बढ़ने का कारण ये है कि बहुत हैवी यहाँ पर फंक्शंस दे दिए हैं और विद रिस्पेक्ट टू किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट की बजाय आपसे किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है डिफरेंशिएशन निकालने को। तो दोनों मेथड हम आपको बता चुके हैं, अगर किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं या फिर किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पता लग चुकी हैं। और यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है पैरामीट्रिक, अगर इक्वेशंस दे रखी हैं तो उस केस में हम यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं अभी मैं बताऊँगा, और उसके बाद चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है हमारा चैनल और हम जो भी पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है, तो आप अपने कॉलीग्स, आप अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ भी हमारे क्लासेस को, हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उसका इंट्रोडक्शन होगा आज कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके अंदर। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लीजिए। अगर हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं, बिल्कुल कंसेप्ट सेम है। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्चुअल में है कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते थे ना, तो एक u मान लेते थे, एक v मान लेते थे, d/dx निकालते थे, dv/dx निकालते थे, और हमको वैल्यू चाहिए रहती है d/dv की, तो d/dx अपॉन dv/dx कर देते थे, तो वहाँ से d/dv मिल जाता था। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पर है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। बस यहाँ पर अंतर क्या है कि हमारे पास गिवन होगा कि x की वैल्यू किसी t पे डिपेंड कर रही होगी, जो कि t हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर होगा, यानी कि फाई t का फंक्शन होगा, और y हमारे पास कोई दूसरा पैरामेट्रिक फंक्शन होगा जो साई t होगा, वेयर t हमारे पास क्या है, t इज अ पैरामीटर। पैरामीटर को आप एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वेरिएबल ही होता है हमारे पास। तो हमने x को एक फंक्शन ऑफ t में डिनोट किया है, y को एक दूसरा फंक्शन t का है हमारे पास। तो x और y इस बार इंडिविजुअल दे रखे हैं और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, dy/dx की। dy/dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो कुछ नहीं करना होता है इस केस में, हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर dx/dt। तो dx/dt यानी कि x t का फंक्शन है, तो सिंपल सी बात है t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। तो dx/dt क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फाई डैश t हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई डैश t हो जाएगा। और जब हम वैल्यू निकालेंगे dy/dt की, तो dy/dt क्या हो जाएगा, ये साई डैश t हो जाएगा, ठीक। हमको वैल्यू किसकी चाहिए है, dy/dx की, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास dy/dt अपॉन में dx/dt, ठीक है। तो दोनों जो वैल्यू निकल के आई हैं उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dy/dt की वैल्यू है हमारे पास साई डैश t, और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास है फाई डैश t, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिए कि हमारे पास जो dy/dx होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1/dx/dy, ठीक है। यानी कि dy/dx का अगर हम इन्वर्स कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा dx/dy। तो dy/dx की वैल्यू 1/dx/dy होता है, dy फिर से ऊपर जाके क्या बना देगा, dy/dx ही बना देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर इसको फॉलो करें तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो dx/dt है, dx/dt को हम लिख सकते हैं 1/dt/dy,
dx, ठीक है। dx ओवर dt को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1/dt ओवर dx। तो ध्यान से देखिए, अगर हम dy ओवर dt को ऐसा ही लिखा रहने दें, dy ओवर dt को ऐसे ही लिखा रहने दें, और dx ओवर dt को क्या लिख सकते हैं हम 1/, ये हो जाएगा dt ओवर dx, ठीक। तो हमको पता है कि एक ये वाला फंक्शन न्यूमरेटर का हो गया, ये फंक्शन हमारे पास डिनोमिनेटर का हो गया। तो दो फंक्शन अगर डिवीजन में लिखें तो प्रोडक्ट में लिखने का रूल क्या होता है कि हमको क्या कर देना होता है, 1/, कर देना होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या चल रहा है, 1/dt ओवर dx चल रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा dy ओवर dt और 1/dt ओवर dx, ठीक है। 1/dt ओवर dx को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा dx ओवर dt, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास dx ओवर dt। अब इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो dy ओवर dt इंटू, और जैसा ही इंटू लगाएंगे तो dx ओवर dt का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा dt ओवर dx। तो देखिए यहाँ से dt से dt कट रहा है, dy ओवर dx ही बन रहा है, और हमको इसी की वैल्यू चाहिए थी, dy ओवर dx, ठीक है। और ये फाइनली इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइड डैश t अपॉन फाइव डैश t। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, अगर हमें dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए तो पहला मेथड क्या है, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, और या फिर क्या कर सकते हैं, dy ओवर dt और डिनोमिनेटर में dx ओवर dt, ठीक है। सेम चीज़ है, बस हमने लिखने के दो अलग अलग तरीके बता दिए। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस के केस में एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सपोज दैट हमारे पास x इज इक्वल टू दे रखा है, x इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है sin t, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है cos t, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, dy ओवर dx की। फाइंड dy ओवर dx। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, हमको सबसे पहले dx ओवर dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो dx ओवर dt यानी कि t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो sin t का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, और जब हम dy ओवर dt की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो cos t का माइनस का sin t हो जाएगा, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, dy ओवर dx की चाहिए। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है, माइनस का sin t है, और dt ओवर dx क्या है, dx ओवर dt की वैल्यू अगर cos t है तो dt ओवर dx क्या हो जाएगा, जैसे भाई इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्स लेंगे इसका, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा। तो cos t का क्या हो जाएगा, 1/cos t, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/cos t बन जाएगा, ठीक। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस का sin t अपॉन cos t, और ये किसकी वैल्यू होती है, माइनस का tan t। तो आपके पास dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ गई, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का tan t आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक मेथड होता था जो कि डिफरेंशिएशन के अंदर आपको बताना चाहिए था, वहाँ पे नहीं बता पाया, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अब ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, ठीक है, और नया नहीं भी है। तो आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई कि भाई नया है और नया नहीं भी है, इससे हम क्या समझें। तो इससे समझने का मतलब ये है कि नया, सबसे पहले ये समझेंगे कि ये नया क्यों नहीं है, ठीक। तो नया इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी हम कंसेप्ट कोई नया पढ़ते हैं तभी तो हम बोलेंगे ये नया टॉपिक चल रहा है। लेकिन अगर कंसेप्ट बिल्कुल सेम चल रहा हो, भाई जो कंसेप्ट हम पढ़ के आ रहे हैं वही कंसेप्ट अगर यहाँ पे यूज हो रहा है बिल्कुल डिक्टो, तो हम क्या उसको नया बोलेंगे, कुछ भी नया नहीं बोलेंगे। मेन चीज़ कंसेप्ट ही होती ना। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ईजिली, बस दिमाग में उसी कंसेप्ट को ही हमें बैठा के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन ही होगा, बस नया वर्ड ही तो जुड़ा है सक्सेसिव। तो जो डिफरेंशिएशन आप पहले कर रहे थे, जो क्लास 12th में कर रहे थे, जो मैंने आपको यहाँ पर प्रीवियस क्लासेस में बताया है, वही डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है। ये तो बात हो गई कि नया नहीं है। अब बात करेंगे नया क्यों है। नया इसलिए है कि प्रीवियस क्लास में हम केवल वन टाइम ही डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है।
इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक से अधिक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यानी कि एक फंक्शन दिया होता है आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स, वहाँ पर केवल dy/dx ही निकालना रहता है। यहाँ पर क्या होगा, एक बार हमने डिफ्रेंशिएट किया, जो आंसर आया उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 2 बार हो गया डिफ्रेंशिएशन। 2 बार के बाद फिर से हम करेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन, जो भी फाइनल रिजल्ट आया तो क्या हो जाएगा, 3rd टाइम हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। हम तब भी नहीं रुकेंगे, हम फिर से करेंगे उसी का डिफ्रेंशिएशन, तो 4th टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इस तरीके से जो रिजल्ट मिलता चला जाएगा उसको हम बार बार डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे। और ऐसा हम कितने टाइम तक करेंगे, हम nth टाइम तक करेंगे, यानी कि फाइनाइटली हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो फाइनाइट टाइम तक हम उसको डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे किसी एक फंक्शन को, ठीक। तो इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन क्या है, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास y इक्वल टू f दे रखा है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन एंड अगेन। बस इसमें क्या वर्ड जुड़ जाएगा, अगेन एंड अगेन। तो बस यही नया होने वाला, बाकी कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ के आ रहे थे बस वही चीज़ें हम फिर से पढ़ेंगे, बस उसको हम क्या करेंगे, बार बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर बार बार डिफ्रेंशिएट करना बताएंगे भी कैसे करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए नोटेशन। तो हम नोटेशन की बात करेंगे। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हम किन किन तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा dy/dx। ये क्या हो गया हमारे पास, 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसी भी फंक्शन का। सपोज दैट हमारे पास लिखा है, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx लिखेंगे, जो भी आंसर आएगा हम उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d3y/dx³ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3rd टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे 3rd डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये हो जाएगा 2nd डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये क्या हो जाएगा, 1st डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो 1st डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, 2nd डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, 3rd डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसी तरीके से हम n टाइम तक जाएंगे तो dn/y ये हो जाएगा dx⁴n। तो ये क्या हो जाएगा, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये क्या हो जाएगा, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या लिखे हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, इनको दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का। एक तो तरीका ये हो गया कि आप इस फॉर्म में लिखें, dy/dx के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका हो गया dy/dx को हम लिख सकते हैं बाई डैश, ठीक है। dy/dx को क्या लिख सकते हैं, बाई डैश। इसको लिख सकते हैं बाई डबल डैश। 3rd डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हम लिख सकते हैं बाई ट्रिपल डैश। इसी तरीके से nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को लिख सकते हैं हम बाई n, ठीक है। ये बाई ये हमारे पास था बाई ट्रिपल डैश का मतलब 3rd डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बाई डबल डैश का मतलब 1st डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बाई डैश का मतलब 1st डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और बाई n का मतलब हो गया nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। दूसरा क्या तरीका होगा इनको रिप्रेजेंट करने का, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है कि 1st डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हम लिखेंगे dy, 2nd डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को लिखेंगे d2y, 3rd डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को लिखेंगे हम d3y, ठीक है। इसी तरीके से nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को क्या लिखेंगे, dn/। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक। चौथा तरीका भी क्या होता है, हाँ भाई चौथा तरीका भी होता है। चौथा तरीका होता है हमारे पास y नीचे लिखेंगे। इस बार क्या ऊपर, सेकंड में क्या लिख रहे थे ऊपर, यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो जब नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे बाई 1, यानी कि 1st डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। बाई 2 का मतलब 2nd डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, बाई 3 का मतलब 3rd डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ऐसे ही ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई n का मतलब nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये 4 नोटेशंस हो गए। क्या और भी कोई नोटेशन होता है? हाँ तो भाई एक और नोटेशन होता है, 5वां नोटेशन। बस इसी को हम लिख लेंगे f डैश x, यानी कि 1st डिफरेंशियल कोएफिशिएंट f डबल डैश x
फिर ये एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा एफ एन एक्स। तो ये सारी चीज़ें वही बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम में जो डेरिवेटिव्स लिखे हैं इनको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। जो सेकंड कॉलम में हमारे पास आ रहे हैं, तो सेकंड कॉलम में जो आ रहे हैं ये सारे के सारे सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं, सेकंड डिफरेंशियल ठीक है। जो हमारे पास थर्ड कॉलम के अंदर आ रहे हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। तो थर्ड कॉलम के अंदर सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे हैं, थर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। इसी तरीके से जो ये लास्ट वाला कॉलम है इसके अंदर सारे के सारे nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरीके से nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि एक y इक्वल टू फंक्शन दे रखा है और बोलेगा nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसका फाइंड आउट करो, ठीक है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, वो चीज़ क्या है, ये जो फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, अभी आप तो केवल डिफरेंशिएशन के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी जुटा रहे हैं, जब आगे चल के आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, ठीक है, बीएससी में भी आपके पास अभी इसके बाद बहुत सारा डिफरेंशियल कैलकुलस का वर्क है, वहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाई जाएंगी। तो वहाँ पर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर, तो वहाँ पर ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑर्डर कुछ नहीं होता, यही जो फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखे हैं इन्हीं को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव्स। ये जो इस फॉर्म में लिखे हैं इनको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। थर्ड कॉलम में जो थर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखे हैं इनको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। और जो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इनको बोलते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये अलग अलग नाम है, अलग अलग इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बाकी फर्स्ट कॉलम में सबका मीनिंग वही है, सेकंड कॉलम में सबका मीनिंग वही है, थर्ड कॉलम में सबका मीनिंग वही है, और ये लास्ट कॉलम है इसमें भी सबका मीनिंग वही है। आप किसी भी एक नोटेशन को यूज कीजिए, अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो यही करेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चंस, अगर इसका कर रहे हैं तो इसका करेंगे, इसका करेंगे तो इसका, ठीक है। तो बात करते हैं हम किस नोटेशन का यूज करने वाले हैं। तो हमको तो सबसे सिंपल नोटेशन लगता है यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक तो इस वाले को हम आपको बोलेंगे कि आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसका भी कर सकते हैं। ये थोड़ा लिखने में लेंदी हो जाएगा, dy/dx लिखिए, d2/dx लिखिए, तो आप या तो ये वाला कर लीजिए या फिर ये वाला नोटेशन यूज कर लीजिए। बाकी आपकी सिंप्लिसिटी है, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पर ज़्यादातर ये जो सेकंड और फोर्थ नंबर पे हैं इनका यूज करने वाले हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसका भी यूज कर सकते हैं, बस ये होना चाहिए क्योंकि थ्रू आउट द क्वेश्चन यही लिखना है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप डैश लिख रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर में f डबल डैश ही लिखना होगा। अब ऐसा नहीं कि f डैश यहाँ लिखा फिर बाय 2 लेने लगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको, फिर वहाँ पे आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम यहाँ पर लिख क्या रहे हैं। तो ये तो थी हमारे पास टर्मिनोलॉजी, सिम्बल्स जिनका हम यहाँ पर यूज करते हैं। डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं, वो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स की पावर n, ठीक है। तो x की पावर n है तो इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको फाइंड आउट करना है। नंबर 1 आज की हेडिंग है ये हमारे पास, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट मान लेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n दे रखा है। y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n दे रखा है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, y के बाद y दे रखा है, y1 निकालना है, y2 निकालना है, y3 निकालना है, डॉट 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 yn निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर y1 निकालेंगे। तो y1 का मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। अब जो आया है इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 निकलेगा। तो y2 जब निकालेंगे तो ये n माइनस 1 पावर फिर से नीचे आएगी, तो एक तो n चल ही रहा था, तो ये n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 में फिर से एक माइनस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो ये n माइनस 2 बन गया। y3 निकाल लीजिए। तो y3 कैसे निकलेगा, यानी कि y2 का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो y2 में जो आंसर आ रहा था, y2 को ही जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, y3 मिलेगा। जब y3 को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, y4 मिलेगा। ये नहीं करना कि y3 निकाल लें और y1 को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना। y1 को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके आगे वाला y2 मिलेगा, y2 को करेंगे तो y3 मिलेगा, y3 को करेंगे तो y4 मिलेगा। यही पैटर्न होता है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है। तो y3 जब करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है n माइनस 1, फिर से x की पावर n माइनस 2 का होगा, तो ये n माइनस 2 नीचे आ जाएगी पावर, और ये x की पावर क्या बन जाएगी, n माइनस 3 बन जाएगी इस बार। तो इसी क्रम में आप जनरलाइज कर सकते हैं कि जब 1 निकाल लेते तो हमारे पास n की टर्म कितनी आई थी, 1 आई। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में n की टर्म 2 आई, थर्ड ऑर्डर में 3 आई। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर nth ऑर्डर निकालेंगे तो कितनी टर्म्स आनी चाहिए, n आनी चाहिए, यानी कि n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट में n माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 2 पे हमारे पास कहाँ पे रुक रहा था, 1 पे रुक रहा था। थर्ड पे कहाँ पे रुका जा करके, 2 पे रुका जाके, यानी कि जिस ऑर्डर का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उससे एक कम पे जा रहा है। तो जब nth ऑर्डर का निकाल लें तो कहाँ पे जाएगा, n माइनस 1 पे रुकेगा जा करके, यानी कि ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, x की पावर। अब बात करते हैं x की पावर में क्या आएगा। तो देखिए जनरलाइज करना सीखिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में n माइनस 1 था, सेकंड में n माइनस 2 था, थर्ड में n माइनस 3 था, तो nth में क्या होगा, n माइनस n होगा। तो ये n माइनस n हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस n तो 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। तो सिंपली ये 1 आ गया और ये क्या बचेगा, 1 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास फाइनली 1, ठीक। तो n माइनस 1 घटते घटते कहाँ पे चला गया, 1। अतः जब ये 1 आ रहा तो इससे पहले 3 आ रहा होगा, ये 2 आ रहा होगा, ये 1 आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से तो आ रहा होगा। तो yn की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो yn इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, ये सिंपली हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर वो घट रहा है, ठीक है, कंजुगेटिव टर्म्स में, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है, एक एक का डिफरेंस चल रहा है, कोई भी नंबर है हमारे पास और 3 2 1 पे जाकर के रुक रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो ये कुछ नहीं, ये n फैक्टोरियल ही लिखा है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल के 2 नोटेशन है, आप तो ये यूज कीजिए या फिर ये कीजिए। ये आप क्लास 12 में यूज करते थे, यहाँ पे अब आपको यही मिलने वाला। बीएससी के अंदर आपको ज़्यादातर बुक्स के अंदर भी ये नोटेशन दिखेगा। इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल, ठीक। तो बाई n की वैल्यू क्या आ रही है, n फैक्टोरियल आ रही है जब हमारे पास किसका n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे थे, x की पावर n का निकाल रहे थे, ठीक है। चलिए अब इसमें नया क्या है, अब यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि जब x की पावर n था और उसका n टाइम्स हमने डेरिवेटिव किया तो n फैक्टोरियल आ गया। तो बात करते हैं n प्लस 1 क्या होगा, यानी कि फिर से इसका डिफरेंशिएट अगर कर दें, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का अगर हम फिर से डेरिवेटिव कर दें तो अगली टर्म क्या आएगी, ठीक है, यानी कि अगला डेरिवेटिव क्या आएगा। तो बाई n को बाई फिर से डिफरेंशिएट करना है। अब ये n फैक्टोरियल तो हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है,
अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, तो बाई एन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एन प्लस टू निकालने जाएंगे तो जीरो का करना पड़ेगा, बाई जीरो को फिर से करेंगे, यानी कि बाई एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बाई एन प्लस टू, तो वो भी जीरो होगा। तो इसी तरीके से बाई एन प्लस थ्री, ये भी जीरो होगा, डॉट 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 डॉट। यानी कि nth डेरिवेटिव निकालने के बाद x की पावर n का nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल होगा, और फर्दर अगर आप n प्लस वन निकालेंगे, n प्लस टू निकालेंगे, n प्लस थ्री निकालेंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट क्या निकल के आता है, ये x की पावर n हमारे पास क्या था, x की पावर n एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन ही तो था। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारे पास, अच्छा इसकी डिग्री कितनी थी, डिग्री इसके पास कितनी थी, ये इसकी डिग्री हमारे पास थी nth डिग्री का हमारे पास कोई भी फंक्शन था। ठीक है, तो अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि एक ही वेरिएबल का कोई फंक्शन है और उसकी अगर n डिग्री है, यानी कि nth डिग्री का कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है, उसका अगर हम n टाइम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है। क्या आती है, कांस्टेंट आती है। और जब भी हम उसका n प्लस वन टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास जीरो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए nth डेरिवेटिव ऑफ n डिग्री, इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर हमारे पास n डेरिवेटिव निकालने हैं किसी n डिग्री पॉलिनोमियल का, तो वो क्या आता है, इज अ कांस्टेंट। क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट। तो nth डिग्री की पॉलिनोमियल का nth डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट होता है, एंड सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ऑफ बाई n आर जीरो। तो सक्सेसिव का मतलब है आगे के जो भी डेरिवेटिव्स निकालेंगे बाई एन के, यानी कि बाई एन प्लस वन, बाई एन प्लस टू, बाई एन प्लस थ्री, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट रिमार्क है। इसको मैं इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही रिजल्ट जब आप थर्ड ईयर में जाकर के न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे होंगे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर भी यही सेम रिजल्ट आता है। वहाँ पर भी हमारे पास कोई nth डिग्री की पॉलिनोमियल होती है तो वहाँ पर हम प्रूव करते हैं कि उसका हमारे पास जो nth डिफरेंस होता है, ठीक है, nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है और एवरी n प्लस वन डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, n प्लस वन और n प्लस टू आगे के जितने भी डिफरेंसेस होंगे वो जीरो होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रूव कराते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स, nth डेरिवेटिव किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल का कांस्टेंट होता है, सक्सेसिव डिफरेंस डेरिवेटिव्स ऑफ बाई एन आर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अच्छा ठीक, सेकंड आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क है। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिस तरीके से आपने निकाला है n का, इस बार आप निकालेंगे m के लिए। ठीक है, बस n की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, m आ गया है, तो m के लिए आप निकालेंगे। फाइनली आपको कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट आएगी। कब आएगी, जब m किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो nth डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे। तो nth डेरिवेटिव के बाद आप यहाँ पर केस बनाएंगे, केस वन बनाएंगे, केस टू बनाएंगे। ठीक है, केस वन क्या बनाएंगे, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी। ठीक है, m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन n। दूसरा केस बनाएंगे m इजिकल टू n। जैसे ही आप सेकंड केस पे पहुंचेंगे m इजिकल टू n, यानी कि ये वही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा yn इजिकल टू n फैक्टोरियल। तो इसके लिए तो प्रूव कर चुके हैं, अब आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये कर लेंगे यहाँ पर nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m। ठीक है, इसके बाद थर्ड आपको क्या निकालना है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर x। ठीक है, e की पावर x का हमें निकालना है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये आपको खुद से ट्राई करना होगा,
और एक और मैं दे रहा हूँ nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax प्लस बी की पावर n। ठीक, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये 3 क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। ठीक है, ये भी इजी है, ये भी हो जाएगा, ये भी आपके पास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगी तो वहाँ से हम डायरेक्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 5 में इसके आगे के रिजल्ट्स होंगे, तो इनको आप जनरलाइज करना सीखिए। जैसे अभी हमने फर्स्ट वाला जनरलाइज करके बताया कि 1 2 3 निकाल लो, उसी पैटर्न पे nth वाला भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरलाइजेशन करना सीख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।